हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज और आज से शुरू करेंगे फिर से अपनी एक नई जर्नी सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि नया चैप्टर शुरू हो रहा है, बल्कि नई जर्नी इसलिए क्योंकि नया पार्ट भी स्टार्ट हो रहा है। ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 8 चैप्टर्स कवर अप किए फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 8। और उस पार्ट 1 ने हमें कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया अबाउट द मैनेजमेंट, जहां हमने मैनेजमेंट को समझा, उसके प्रिंसिपल्स को जाना, हमारा बिजनेस कैसे एनवायरनमेंट में काम करता है और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। वो सारी बातें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट करी। और अगर मैं कहूँ तो फर्स्ट पार्ट हमें ये बताता था बेसिकली कि किसी भी बिजनेस के अंदर किस तरीके से काम किया जाता है और लोगों से काम कैसे कराया जाता है। बट एक बिजनेस कैसे इस आउटसाइड वर्ल्ड से डील करता है, कैसे अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसों का अरेंजमेंट करता है, कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर पहुंचाता है और कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करता है अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और किस तरीके से एक कस्टमर अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, ये सारी बातें इस वाले पार्ट में हम लोग जानने वाले हैं। सो पार्ट 2 के अंदर 4 चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक, जिसमें 30 मार्क्स की टोटल वेटेज है इस पार्ट 2 की। और चैप्टर नंबर 9 और 10 कंबाइंड होकर 15 मार्क्स के आते हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 9 की वेटेज ज्यादा ही रहती है। और चैप्टर नंबर 9 के साथ बच्चे बहुत सारी कहानियां सुनकर आते हैं, बहुत सारे सीनियर्स के थ्रू, और अगर स्कूल में पढ़ना शुरू भी कर दिया होगा तो भी बच्चों के माइंड में रहता है कि मैम, जैसे कि मैंने अभी कुछ कमेंट्स में पढ़ा कि मैम चैप्टर बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड बुक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ में नहीं आता है। बट आई प्रॉमिस कि जब आप मुझसे इस चैप्टर को पढ़ेंगे सो डेफिनेटली आप तो ये वर्ड जरूर नहीं बोलेंगे कि मैम चैप्टर तो हार्ड है, बिल्कुल भी नहीं। आप यही बोलेंगे कि मैम चैप्टर तो बहुत इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस नई जर्नी को आज अपने नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, चलो तो अब पार्ट 2 के साथ नई अटेंडेंस लगाना भी तो जरूरी है। सो लगा दीजिए फटाफट से अपनी अटेंडेंस और देखिए कि ये चैप्टर आपको क्या क्या सिखाने वाला है। पहले देख लो कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, फिर मत बोलना कि मैम आपने ये नहीं कराया और वो नहीं कराया। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, और हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, रोल और उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये सब चीजें कवर अप करेंगे। देन हमारा कॉन्सेप्ट आएगा फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें उसका पूरा कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन हम फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में पढ़ेंगे। 3 तरीके के डिसीजन यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड, उनका मीनिंग, उनके फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये पूरा टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, उसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट और उसको फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें। देन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, और यहाँ पर हम उसका भी कॉन्सेप्ट और उसके भी फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा कंटेंट है जो हमें कवर अप करना है इस चैप्टर के अंदर। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि क्या पढ़ने जा रहे हैं हम यहाँ पर, किस चीज का मैनेजमेंट मैम आप हमें यहाँ पर सिखाने वाली है। मैनेजमेंट तो हमने सीख लिया है, बट अब ये किस चीज का मैनेजमेंट है। तो बच्चों, मेरा आपसे सबसे पहले एक सवाल है और जवाब मुझे जरूर चाहिए होगा कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। ठीक है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल्स भी है, बट कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को चलाने के लिए एक चीज की हमें जरूरत होती है। चाहे कोई आप छोटा बिजनेस चलाओ, चाहे कोई बड़ा बिजनेस चलाओ, बट थोड़ा तो कुछ चाहिए ना बिजनेस को चलाने के लिए। नॉलेज भी है, स्किल्स भी है, बट क्या नहीं है? पैसा। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस बहुत जरूरी होता है, और जब वही फाइनेंस की हम बात कर रहे हो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसी को यहाँ पर बोल दिया जाता है बिजनेस फाइनेंस। देखो, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। पैसा तो हमें अलग अलग चीजों के लिए चाहिए होता है ना। हमें पैसा चाहिए कपड़े खरीदने के लिए, हमें पैसा चाहिए बाइक खरीदने के लिए, हमें पैसा चाहिए मोबाइल खरीदने के लिए। लेकिन ये तो हमारा पर्सनल फाइनेंस हो गया ना, कि हमें पैसा चाहिए अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। बट वहीं पर जब मैं बात करूंगी कि हमें पैसा चाहिए
अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने के लिए। मतलब मैम, मतलब ये बच्चों कि जैसे मान लो तुम तो जानते ही होगे ना, अब राजू को तो तुम सभी लोग जानते ही होगे ना। ये जो राजू है ना, ये सोच रहा था कि मैं ना अपना एक मस्त क्या खोलूंगा, एक टी स्टॉल खोलूंगा। राजू ना बचपन से ही इसकी मम्मी ने इसको चाय बनवा बनवा के इसको मास्टर बना दिया है। तो राजू कहता है कि भाई अब तो अपन यही काम करेगा और अपना टी स्टॉल खोलेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर राजू को एक छोटी सी चाय की टपरी ही भले ही चलानी हो तो क्या उसे पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी? अब आप कहेंगे मैम चाय की टपरी चलाने के लिए क्या पैसों की जरूरत है? अच्छा जी, एक बात बताओ, जिस जगह पर वो जो अपनी चाय की टपरी लगाएगा तो भाई वो कोई स्टॉल तो सेटअप करेगा ना, जहां पे बैठकर वो चाय बनाएगा। क्या उसको वो स्टोव नहीं चाहिए होगा जिसपे वो चाय बनाएगा? क्या उसे बर्तन नहीं चाहिए? क्या उसे चाय पत्ती, चीनी, दूध नहीं चाहिए? और राजू का एक असिस्टेंट भी है, तुम्हें पता है? तो राजू का जो असिस्टेंट है, क्या वो उससे सैलरी नहीं मांगेगा क्या? अब एक बात बताओ, ये सारी चीजें क्या बिना पैसों की होंगी? तो भाई चाहे पैसा ज्यादा चाहिए हो चाहे पैसा कम चाहिए हो, बट पैसा तो चाहिए होगा ना। सो बिजनेस फाइनेंस वही पैसा होता है जो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी होता है। अब चाहे वो पैसा ज्यादा चाहिए हो चाहे कम चाहिए हो, ये तो डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर, बट पैसा तो जरूर चाहिए। तो चलो सबसे पहले इस चीज की ही डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है बिजनेस फाइनेंस। सो द मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एज द बिजनेस फाइनेंस। कि जो भी पैसा आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होता है उसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? बिजनेस फाइनेंस। अब पैसा किस किस चीज के लिए चाहिए? भाई देखो, सबसे पहले तो अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए ही चाहिए। आप किस तरीके का बिजनेस चलाने जा रहे हो उसी के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना पैसा चाहिए होगा। उसके अलावा सिर्फ आपने, ठीक है, आपने जगह रेख के रख ली है, आपने उसके अंदर सारा जो सेटअप था वो सेटअप कर लिया है, बट अपने बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है भाई। अब एक बात बताओ, राजू चाय पत्ती, चीनी, दूध डेली बेसिस पर उसको ये सब चीजें चाहिए होंगी ना। तो भाई एक बात बताओ, अगर वो ये सब चीजें नहीं लेकर आएगा तो कैसे बिजनेस चलाएगा? सिर्फ अपने स्टॉल या सिर्फ जो उसके पास जो बर्तन होंगे सिर्फ उनसे थोड़ी ना बिजनेस चल सकता है। जो रॉ मटेरियल है वो तो उसको चाहिए होगा ना। और जिस कप में तुमको चाय देगा वो कप भी खरीद के नहीं लेकर आएगा क्या? सब चीजें चाहिए होती हैं भाई। तो बिजनेस को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। अब क्या है ना कि आजकल मॉडर्न जमाना है, ये जो मैं चाय की टपरी बोल रही हूँ ना, आजकल ये चाय की टपरी वो वाली टपरी थोड़ी रही है, बहुत मस्त सा एक सेटअप होता है जिसको देख के ही लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो चीजों को मॉडर्नाइज करना पड़ता है। आजकल आप देख रहे हो ना कितनी चीजें मॉडर्नाइज होती जा रही है। तो कई बार हमें अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करने के लिए, और भाई चाय के साथ पापे भी तो चाहिए, और या फिर समोसे खिला दो, ब्रेड पकौड़े खिला दो, तो कई बार बिजनेस एक्सपेंड भी तो करना होता है ना। और अब देखो भाई, राजू चाय वाले सिर्फ एक ही जगह पर अपना बिजनेस नहीं चला रहे हैं, अलग अलग जगह पर अपना बिजनेस चला रहे हैं भैया, फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं अब वो। तो कई बार अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या डाइवर्सिफाई करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर बाइंग द वेराइटीज ऑफ एसेट्स। और तो और कई बार कुछ एसेट्स खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो पैसा तो चाहिए हमें, लेकिन इस पैसे को संभाला कैसे जाएगा, इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, वो हम इस चैप्टर के अंदर जरूर पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑल्सो द फाइनेंस इज द सेंट्रल टू रनिंग द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, उसके डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। सो availability of adequate finance is very crucial for the survival and the growth of the business। तो सही समय पर सही अमाउंट आपके पास अवेलेबल हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग अब एक्चुअल में जो हमें पढ़ना है उसके बारे में पढ़ते हुए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैम आपने मैनेजमेंट तो समझाया था, आपने बोला था कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बिल्कुल सही बात, यही समझना है तुमको कि मैनेजमेंट का मतलब तो यही होता है कि हमारा काम हो जाए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। बट जब मैंने उसके आगे वर्ड लगा दिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि अब यहाँ पे किस चीज को मैनेज करना है? पैसे को मैनेज करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा तो बहुत सारा होता है बट उन्हें उस पैसे का इस्तेमाल करना ही नहीं आता। हमें यहाँ पर ये सीखना है कि पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। और तुम्हें पता है, अगर तुम्हें ये चीज सीखनी हो ना, तो तुम्हारे घर में एक फाइनेंस मैनेजर है जो बहुत बढ़िया तरीके से पैसे को मैनेज करता है।
पता है कौन है वो? तुम्हारी मम्मी। वो जो तुम्हारी मम्मी महीने की शुरुआत में पापा की जेब खाली करती है ना, और पापा पूरे महीने के पैसे देते हैं और उसमें एक एक हिसाब के साथ पैसे देते हैं, पर तब भी तुम्हारी मम्मी दाल के डिब्बों में पैसे बचा ही लेती है। क्यों? क्योंकि उनको आता है उस पैसे को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करना। तो बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसी चीज का नाम है जहां पर आपको सीखना है कि कैसे पैसे को इस्तेमाल करना है। बट हमारे बिजनेस में सिर्फ इतनी आसानी से थोड़ी ना कोई बात समझाई जाती है। देखो, कुछ भारी भरकम ये लोग शब्द इस्तेमाल करेंगे, बट मैं आपको समझाती हूँ उन भारी भरकम शब्दों का कैसे आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज द यूसेज ऑफ फाइनेंस। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार क्या हुआ, राजू की एक दोस्त राधिका, उसका जन्मदिन था। अब राजू को राधिका को एक बर्थडे पार्टी उसके लिए ऑर्गेनाइज कर दी है और बढ़िया सा गिफ्ट भी देना है। क्यों? क्योंकि राजू की भाई इज्जत का सवाल है। अब ऐसे में फ्री में तो ये काम ये वाला भी नहीं होने वाला है। तो राजू को पैसों की जरूरत थी। तो राजू अपने करीबी दोस्त के पास गया कि दोस्त, आज तेरी दोस्त की इज्जत का सवाल है भाई, भाभी का बर्थडे आ रहा है, पैसों की जरूरत है। उसने कहा हाँ भाई बता कितने चाहिए? 500,000। उसने कहा भाई 500,000? भाई 5,000। उसने कहा 5,000? चल भाई दिलवा तो दूंगा, एक बंदा है जो तुझे 5,000 रुपए दे तो देगा, लेकिन तुझे पता है यार वो ना 10% का ब्याज लेगा। भाई जब तक तू उसका पैसा इस्तेमाल करेगा ना, वो तो उससे 10% का ब्याज लेगा। तो राजू ने सोचा कि यार 10% का ब्याज, पता नहीं कब कहाँ कैसे पैसे दे पाऊंगा। मैं तो सोच रहा था क्या पता मेरा दोस्त ही मुझे पैसे दे देता, वापस ही ना करने पड़ते। उसने कहा चल भाई ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। फिर अब राजू ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, फिर अपने एक और दोस्त के पास गया, अपने उस दोस्त को भी यही कहानी बताई। तो उस दोस्त ने कहा यार 5,000? यार भाई 5,000 तो नहीं है, 2,000 रुपये तो ले ले। उसने कहा चलो भाई ठीक है, 2,000 रुपये आप मुझे दे दो। तो राजू ने अपने दूसरे दोस्त से 2,000 रुपये दे दिए, ले लिए। अब यहाँ पर राजू के दोस्त ने कहा अरे राजू भाई सुनो तो सही, 2,000 रुपये लेकर तो जा रहे हो, लेकिन भाई 2% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसने कहा बस यही थी दोस्ती तेरी, बस दिखा दिया तूने अपने दोस्त के साथ। उसने कहा भाई देख, मैं भी कहीं से लेकर आया हूँ, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैं भी किसी से उधार लेकर ही आया हूँ, और जिससे लेकर आया हूँ उसी ने 2% यहाँ पर इंटरेस्ट मांगा है। राजू ने कहा ठीक है कोई बात नहीं भाई, ले लियो। पर कम से कम राजू ने ये देखा कि वहां 5,000 मिल रहे थे 10% पे, और यहाँ 5,000 मिल रहे हैं 2% पे। अब उसके बाद गया अपने घर पे। अब घर पे उसकी थी एक बड़ी बहन, और बड़ी बहन के सामने तो छोटे भाई अपना दिल खोलकर बोल ही देते हैं। तो उन्होंने अपने बहन से बोला कि बहन 3,000 रुपये चाहिए यार, दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है। तो बहन ने कहा ठीक है, पर नालायक ये बता वापस कब करेगा? उसने कहा अरे भाई से पैसा लेगी क्या? तो बस उसने प्यार प्यार में अपनी सिस्टर से 3,000 रुपये उधार ले लिए। अब आपको पता है राजू ने यहाँ पर पैसे उधार लिए, और राजू ना इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था, उसने फाइनेंस बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था। राजू ने क्या किया कि राजू गया अब अपनी मम्मी के पास, क्योंकि आपको तो पता ही है मम्मियाँ तो बच्चों का कितना लाड करती है, और खास तौर से बेटों का लाड तो बहुत ही किया जाता है। तो बस राजू गया अपनी मम्मी के पास और मम्मी से कहा कि मम्मी क्या आप मुझे 2,000 रुपये दे सकती हो क्या? मम्मी ने कहा क्यों बेटा, 2,000 रुपये क्यों चाहिए? तो उसने कहा मम्मी वो एक्चुअली मेरे ना दोस्त का बर्थडे है और मुझे उसको सरप्राइज देना है, वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। मम्मी ने कहा बेटा ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके लिए 2,000 रुपये तुम खर्च करने जा रहे हो? मैंने कहा मम्मा दे दो ना। तो मम्मी ने बच्चे के प्यार में दे दिए। अब एक बात बताओ, राजू को कितने पैसों की जरूरत थी? राजू को 5,000 रुपये की जरूरत थी, लेकिन राजू ने कितने पैसों का इंतजाम कर लिया है? 7,000। और तुम्हें पता है राजू कितना चालाक है, जो पैसा उसने 2% इंटरेस्ट पे लिया, राजू ने वो 2,000 रुपये अपने उस दोस्त को उधार दिए 8% के इंटरेस्ट पे, जो उसे 10% के इंटरेस्ट पे 5,000 रुपये दे रहा था। कि उसने कहा कि अरे छोड़, तू किससे 10% उधार लेता है, तू मुझसे लिया कर 8% पे। देख रहे हो राजू को? राजू ने अपने 5,000 रुपये भी इकट्ठे किए, प्लस राजू ने अपने पैसों का इस तरीके से इस्तेमाल किया कि उसका पैसा घट नहीं रहा था। उसने एक जगह पर 2% से उधार लिया और दूसरी जगह पर वही पैसा 8% पे उधार पे दे दिया। उसका खुद का पैसा नहीं था, फिर भी प्रॉफिट में था, और जिनसे पैसे उधार लेकर आया था उनको तो वापसी करने का कोई मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी ही बहन और अपनी ही मम्मी से पैसे उधार लाया था। आपको पता है राजू ने भी यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया।
ये जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है ना ऑप्टिमम प्रिक्योरमेंट, तो ऑप्टिमम प्रिक्योरमेंट का मतलब होता है, प्रिक्योरमेंट का मतलब होता है बेटा फंड रेज करना, यानी कि आप कहां से पैसा उधार कहां से लोगे, आप यहां पर सोर्स क्या यूज करोगे फाइनेंस का, वो कौन कौन से सोर्सेज है जहां से आपको पैसा मिलने वाला है। प्रिक्योरमेंट मतलब लेना, ऑब्टेन करना, तो कहां कहां से आप पैसे लेंगे, फिर उस पैसे का कहां कहां इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमें ये काम करना है और इस काम को करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है, तो वो पैसा कहां कहां से आएगा। जैसे कि राजू ने देखा कि उसके 2 दोस्त है, मम्मी है, बहन है, वो उसके सोर्सेज है जहां से वो प्रोक्योरमेंट कर सकता है, बट उसने सबसे पैसा नहीं लिया, उसने वहां से पैसा लिया जहां से पैसा लेना उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ, यानी कि कम से कम कॉस्ट में जहां से उसको पैसा मिला। और उसके बाद उस पैसे को लेके घर में आराम से बैठना नहीं है, उस पैसे का आप इस्तेमाल कैसे करने जा रहे हो, तो पैसे का इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि आपका पैसा ना तो खाली रहे, क्योंकि खाली पैसा कॉस्ट बढ़ाएगा, ना ही आपने बहुत ज्यादा यहाँ पर इस तरीके से पैसे को इस्तेमाल करना है कि वो वेस्ट हो जाए। ठीक है, सो 2 बातें समझनी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। एक हमने बोला ऑप्टिमल प्रिक्योरमेंट, ऑप्टिमल प्रिक्योरमेंट का मतलब होता है सोर्सेस, कि कहां कहां से फंड को आप ऑब्टेन करेंगे। दूसरा, फिर उस फंड को ऑब्टेन करने के बाद आप कहां कहां पर उसको इस्तेमाल करेंगे, द यूसेज ऑफ फाइनेंस, आप उस चीज के बारे में सोचेंगे। ठीक है जी, ओके। इस चैप्टर के साथ बच्चे मैं ये आपको एक चीज समझाना चाहूंगी, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि बच्चों का एक माइंडसेट है। पता है क्या होता है, जब हम एक माइंडसेट के साथ किसी चीज को पढ़ते हैं या समझते हैं ना, तो फिर चाहे हम कितना भी उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, आपने अपने मन में एक बात बैठा ली है कि ये तो मुझे समझ ही नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों को तो स्टाफिंग और डायरेक्टिंग भी डिफिकल्ट लगता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी डिफिकल्ट लगता है, बट मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को वो डिफिकल्ट लगता होगा, है ना, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है। तो थोड़ा सा शुरुआत में 1-2 लेक्चर्स में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ वोकैबुलरी है अब जो नहीं आई है, जैसे हमने पार्ट 1 पढ़ा, कुछ चीजें नहीं थी, बट धीरे धीरे आप उसके साथ फैमिलियर होते चले गए। पार्ट 1 के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में टाइम लगा था, पर आगे के चैप्टर में हमारे क्या हुआ था, हमारी एक स्पीड बन गई थी, हम बहुत स्मूथली वर्क करने लग गए थे। लाइकवाइज यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में 1-2 पार्ट्स में थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा चीजों को समझने में। क्यों? क्योंकि कुछ नई वोकैबुलरीज होंगी, बट धीरे धीरे आप उसके साथ फैमिलियर हो जाएंगे और आपको बहुत इजीली सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सो पेशेंस के साथ इसको पढ़िएगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों जो बात मैंने आपको यहाँ समझाई, देखो इसको क्लियरली यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि ऑप्टिमम प्रिक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया राजू के एग्जाम्पल में कि राजू ने जो 4 सोर्सेज ढूंढे वहां पर उसने ऑप्टिमम प्रिक्योरमेंट किया। क्यों? क्योंकि वहां पर उसने क्या ढूंढे थे, डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस उसने आइडेंटिफाई किए, फिर उसने कंपेयर किया इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट एंड द रिस्क। अब क्या होता है कि जब आप कहीं से भी पैसा लेते हो तो आपको सोर्स तो बहुत सारे दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है अच्छा पापा से भी पैसा ले सकते हैं, मम्मी से भी ले सकते हैं, दीदी से भी ले सकते हैं, भैया से भी ले सकते हैं, दोस्तों से भी ले सकते हैं, लेकिन सस्ता कहाँ से पड़ेगा पहले तो ये सोचना है। तो लगता है कि यार अपने जो खून के रिश्ते हैं ना यही सस्ते में पैसा दे सकते हैं, बट रिस्क, व्हाट अबाउट द रिस्क। रिस्क मतलब अगर पापा से पैसे मांगने के लिए गए ना तो खूब पिटाई होगी। क्यों? क्योंकि पापा को तो रीजन बताना पड़ेगा, और पापा के सामने तो झूठ भी नहीं निकलता है, वो तो सच पकड़ ही लेंगे कि पक्का ये सच छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, तो इसलिए पापा से तो पैसा नहीं लिया जाएगा। तो भाई रिस्क है ना, भले ही सस्ता है कि ठीक है पापा पैसा नहीं वापस मांगेंगे भाई, लेकिन सस्ता तो है लेकिन रिस्क तो ज्यादा है, तो हर एक चीज देखनी पड़ती है। ऐसी मान लो कि तुम किसी बैंक से पैसा लेने जा रहे हो, 2 बैंक के ऑप्शन है तुम्हारे सामने, एक बैंक 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तुम्हें पैसा दे रहा है, दूसरा 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दे रहा है, लेकिन रिस्क 12% वाले में कम है। तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम रिस्क को देखना चाहते हो या कॉस्ट को। तो ऑप्टिमम प्रिक्योरमेंट के अंदर हमें यही डिसीजन लेना है, पहले तो यही सोचना है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं और फिर उसे कंपेयर करना है कॉस्ट और रिस्क के टर्म्स में। ठीक है, आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो जरा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस चीज पर फोकस करता है, मतलब इसका एम क्या है। तो पहला तो इसका एम है रिड्यूसिंग द कॉस्ट, कि भाई हम यहां पर फोकस करते हैं कि फंड रेस करना है लेकिन कम से कम कॉस्ट पे रेस करना है, कि जहां से भी हम फंड लें सस्ते में लें।
कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल, रिस्क कम से कम हो हमारे साथ, यानी कि जो भी हमें रिस्क झेलना पड़ रहा है वो रिस्क कम होना चाहिए। एंड इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, यूज, और इफेक्टिवली हमें उसको यूज करना है, मतलब जो भी हमने फंड यहाँ पर लिए होंगे उसको सही इस्तेमाल करना है। ऐसे नहीं कि मतलब पैसा आया तो बस अंधाधुंध कहीं पर भी इस्तेमाल कर लिया, ऐसा नहीं करना है। पैसा आ रहा है लेकिन उस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करना है ये भी हम लोगों को सोचना होता है। ठीक है, चलो आगे। इट ऑल्सो एम्स एट अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फंड्स whenever required as well as avoiding the idle finance। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ, मान लो कि मैं क्यों चला रही हूँ यार, राजू को ही चलवाएंगे, हम नहीं बिजनेस कर रहे, अभी मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ा लूँ उतना काफी है ना। तो राजू जी क्या कर रहे थे, राजू जी ना अब थोड़ा सा स्विच हुए हैं, उन्होंने अपना बिजनेस चेंज किया, टी स्टॉल से वो बर्गर वाले बन गए हैं। अब एक बार क्या हुआ कि एक बर्थडे पार्टी का ऑर्डर मिला जिसमें उन्हें 200 बर्गर सप्लाई करने थे। बट क्या हुआ कि राजू के पास जो रॉ मटेरियल था वो सिर्फ 50 बर्गर्स का था। अब 150 बर्गर्स के लिए और रॉ मटेरियल चाहिए जिसके लिए राजू को पैसों की जरूरत थी। अब राजू क्या करे कि पैसा कहाँ से ले, अब ये 150 बर्गर्स का रॉ मटेरियल उसके पास कहाँ से आएगा और उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो कैसे कहाँ से अरेंज करे। तो अगर आपने इन सब चीजों को पहले से ही नहीं सोच रखा है तो दैट मीन्स आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, कि जब जब आपको पैसों की जरूरत हो तब तब आपके पास पैसा अवेलेबल हो। अगर ये चीजें सॉर्टेड है दैट मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका बढ़िया चल रहा है। तो ऐसे में राजू ने तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रखा था, उसने अपनी एक डायरी उठाई, उस डायरी में उसने कुछ ऐसे लोगों के नाम लिखे हुए थे कि कभी भी अगर उसे पैसों की जरूरत पड़ती है तो वहां से उसे तुरंत पैसा मिल जाएगा। तो ऐसे उसने फोन लगाया 2 से 3 लोगों को और वहां से उसके पास फंड अरेंज हो गया। तो देखो ना, राजू ने अच्छे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया। क्यों? क्योंकि यहां पर उसने देखा कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इनफ फंड की व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत हो तब। क्योंकि जब समय निकल जाएगा उसके बाद अगर पैसों का अरेंजमेंट होता तो क्या ही फायदा होगा। अगर राजू वो 150 बर्गर्स के लिए रॉ मटेरियल अरेंज नहीं करता तो ऐसे में उसके हाथ से ऑर्डर चला जाता, उसको नुकसान हो जाता ना, फिर कभी दोबारा कोई उसके पास इस तरीके से ऑर्डर लेकर नहीं आता। बट यहीं पर क्योंकि उसने इस चीज को सोच रखा था तो उसने टाइम से ऑर्डर्स डिलीवर किए। ठीक है, ऑल्सो हमें यह भी ध्यान रखना है कि आइडल फाइनेंस ना हो। आइडल मतलब खाली। सब आपको पता है ना कि हम लोगों के पास बैंक से हमेशा कॉल्स आते रहते हैं। एक बार तुमने कोई लोन लिया, उसके टाइमली पेमेंट कर दी तो वो फिर हर 2 दिन बाद तुम्हें कहते हैं अरे सर जी आपका एक प्री अप्रूव लोन है, ले लो ले लो ले लो। तुम्हें जरूरत नहीं है भाई, तभी वो कहेंगे ले लो ले लो ले लो। फिर क्या हुआ, एक बार तुम्हें चलो जरूरत भी थी, तुम्हें सिर्फ 2 लाख की जरूरत थी, उसने कहा जी 2.5 लाख का मिलेगा लोन। हमने कहा ठीक है भाई दे दो 2.5 लाख का लोन। तो 2 लाख रुपए की हमें जरूरत थी, हमने इन्वेस्ट कर दिया, बचा हुआ 50,000 हमने अपनी तिजोरी में रख दिया। अब 1 महीना पूरा हुआ, बैंक वालों का फोन आया, हाँ जी सर 2.5 लाख रुपए के ऊपर आपको इंटरेस्ट भरना है। तुमने कहा 2.5 लाख रुपए के ऊपर, मैंने तो 2 लाख ही इस्तेमाल किया है, 50,000 तुम्हें तिजोरी में रखा हुआ है। तो बैंक वाले क्या कहेंगे, हम क्या करें तिजोरी में रखा है तो हमें तो 2.5 लाख पे ही इंटरेस्ट चाहिए। अब तुम एक बात बताओ, वो 50,000 रुपए जो तुमने अपनी तिजोरी में रखे वो अननेसेसरी तुम्हारे इंटरेस्ट को ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं। तुम्हें सिर्फ 2 लाख की जरूरत थी, तुमने इन्वेस्ट कर दिया, 50,000 तुमने खाली छोड़ दिया जो अननेसेसरी तुम्हारी कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी फंड को खाली भी नहीं छोड़ना है, उसको आपको मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस में लगा देना है। अरे तुम लगा देते ना कहीं पे वो पैसा, इन्वेस्ट कर देते, कुछ तो रिटर्न जनरेट होता। तो ये चीज आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिखाई जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है, तो रोल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। मतलब कि जब भी आप कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सपोज करो कि आपने एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की, आपने एक डिसीजन लिया कि आप अपने 10 लाख रुपए का इस्तेमाल कर रहे हो किसी जगह पर 10 लाख रुपए की बिल्डिंग को खरीद कर, तो ऑटोमेटिकली आपका ये डिसीजन आपके बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स को 10 लाख रुपए से बढ़ा देगा। ठीक है, तो देखो जरा यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इन्वेस्टिंग इन मशीन्स एंड द बिल्डिंग्स इंक्रीज द फिक्स्ड एसेट्स। जैसे कि किसी ने 100 करोड़ रुपए मशीनों में लगाए तो 100 करोड़ रुपए आपके फिक्स्ड एसेट्स को भी इंक्रीज कर देंगे। मतलब कि आपका एक डिसीजन आपके बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है
द क्वांटम, क्वांटम का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटम का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। द क्वांटम ऑफ द करंट एसेट्स, यानी कि कितने करंट एसेट्स हैं आपके पास, एंड इट्स ब्रेकअप इनटू द कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। कि मान लो तुम्हारे पास करंट एसेट्स 10 लाख रुपए के हैं, ठीक है, और उस 10 लाख रुपए में तुम्हारे पास कैश कितना है? 2 लाख रुपए का तुम्हारे पास कैश है, 3 लाख रुपए की तुम्हारे पास इन्वेंट्री है, ठीक है, और 5 लाख रुपए के तुम्हारे रिसीवेबल्स है। रिसीवेबल मतलब जहां जैसे तुम्हारे पास पैसा आना होता है। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि आपके पास कितने करंट एसेट्स है और उनका ब्रेकअप, यानी कि ब्रेकअप वो वाला ब्रेकअप नहीं भाई, ठीक है, ब्रेकअप मतलब डिवीजन, कि कैसे आपने उसको डिवाइड कर रखा है। तो देखो जरा, मोर फिक्स्ड एसेट्स मोर वर्किंग कैपिटल इज नीडेड। कि अगर आपके पास फिक्स्ड एसेट्स ज्यादा होते हैं ना, तो आपको वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत ज्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको उन फिक्स्ड एसेट्स को मैनेज करना पड़ता है और उनके मैनेजमेंट के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल? मैम ये किस स्टडी का नाम है? वर्किंग कैपिटल नहीं जानते तुम लोग? सच्ची में वर्किंग कैपिटल नहीं जानते? अरे नाम में छुपा है भाई काम इसका, वर्किंग कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो तुम बिजनेस में लगाते हो। और बिजनेस में जो पैसा लगाया, यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग, अपने बिजनेस को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए जिस पैसे को तुम इन्वेस्ट करते हो उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। मतलब कि अपने डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो अगर आपके बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी ज्यादा पड़ेगी। जैसे कि अगर आपने नई मशीनें खरीदी तो आपको ज्यादा स्टॉक लाना पड़ेगा और ज्यादा स्टॉक के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। सो द क्वांटम ऑफ द करंट एसेट्स इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। कि जैसे तुमने यहाँ पे मशीनों का डिसीजन लिया तो उस मशीन के डिसीजन ने हमारे करंट एसेट्स को भी अफेक्ट किया कि उन मशीनों पे काम कराने के लिए ज्यादा रॉ मटेरियल लाओगे, ज्यादा रॉ मटेरियल के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, ज्यादा स्टॉक मेंटेन होगा। तो वो सब चीजें, एक डिसीजन दूसरे डिसीजन को अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड। अब भाई ये मशीनों को खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा होगा? कहीं से तो ये पैसा आ रहा होगा ना। तो ये पैसा जहां से भी आ रहा है वो होते हैं हमारे कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेस। तो अब इनका अमाउंट कितना है, वो कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट अफेक्ट कर रहा है, अब वो देख लो। इट डिसाइड अबाउट हाउ मच टू बोरो फॉर द शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म। यानी कि आपको शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए कितना पैसा चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कितना पैसा चाहिए, यानी कि 1 साल तक के लिए कितना पैसा चाहिए और 1 साल से ज्यादा के लिए। देखो जरा, जैसे कि अगर हम शॉर्ट टर्म लोन्स की बात करें तो 6 महीने के लिए आपको चाहिए आपका एक शॉर्ट टर्म लोन, और वो सस्ता पड़ता है एक ऐसे लोन से जो 5 साल तक के लिए आपको चाहिए होगा। सो देयर इज अ चॉइस बिटवीन द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो आप लिक्विडिटी को चुनते हो, यानी कि कैश की टर्म्स में ज्यादा जाते हो, या आपको अपना प्रॉफिट ज्यादा देखना है, आप प्रॉफिटेबिलिटी को चुनते हो। तो ये भी एक ऐसी चीज है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से अफेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब बच्चे जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज है ना, जैसे कि अगर मुझे लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो लंबे समय के लिए यहाँ पर पैसा जनरली 2 फॉर्म में आता है, एक होता है डेट, एक होता है इक्विटी। मतलब मैम, मतलब बच्चों ये कि अगर राजू को अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए तो उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो अपने घर वालों से पैसा ले ले या बाहर वालों से उधार ले ले। तो घर वालों के पैसे को हम यहाँ पर बोलते हैं इक्विटी, यानी कि जो पैसा शेयर होल्डर्स लगाते हैं। और डेट का मतलब होता है उधारी, वो पैसा जो हम बाहर वालों से लेते हैं। तो डेट मतलब बाहर की उधारी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा, जिसे आप लोगों ने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 7 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में पढ़ा था, बोरोड फंड और ऑनर्स फंड के नाम से। ठीक है, सो डेट एंड इक्विटी ये 2 तरीके हैं जहां पर आप लंबे समय के लिए पैसा उधार ले सकते हो। सो चूज हाउ मच मनी टू रेज थ्रू द लोन, यानी कि डेट, और थ्रू दी शेयर्स यानी कि इक्विटी। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि कितना पैसा हम लोग लोन्स वगैरह में से लेंगे और कितना पैसा हम अपने शेयर्स इशू करके लेंगे। एग्जाम्पल, मोर डेट मोर इंटरेस्ट एंड मोर इक्विटी मोर डिविडेंड। अब भैया जितना पैसा जैसे उधार लोगे उस हिसाब से उसके खर्चे बढ़ जाएंगे। ज्यादा बाहर की उधारी लोगे तो उनको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, शेयर्स इशू कर दोगे तो डिविडेंड देना पड़ेगा, बट पैसा तो देना ही पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल दी आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आपको पता है कि ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की सारी आइटम्स को अफेक्ट करता है।
कैसे? जैसे कि यहाँ पर अगर हमने कोई फाइनेंशियल डिसीजन लिया तो वो हमारे खर्चों को अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर आपने पैसा उधार लिया होगा तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता होगा ना, वो इंटरेस्ट कहाँ लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपने शेयर्स में से पैसा लिया होगा यानी कि शेयर्स इश्यू करे होंगे तो डिविडेंड देना पड़ेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, डिविडेंड भी तो प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, प्रॉफिट में से ही डिविडेंड पे किया जाता है। और अगर आप ज्यादा डेट लेते हो ना तो ज्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ता है यानी कि ये वाला खर्चा बढ़ जाएगा। और अगर ज्यादा इक्विटी यानी कि ज्यादा शेयर्स इशू करते हो तो वहीं पर डिविडेंड ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आप क्या ज्यादा और क्या कम लेते हो। एग्जाम्पल, एक कंपनी 50 करोड़ रुपए का उधार लेती है और उसे अब क्या करना पड़ेगा? रेगुलरली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि उसके प्रॉफिट को कम कर देगा। तो चाहे आप किसी भी तरीके का फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लो, वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो ये थे हमारे द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है बच्चों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके लिए भाई एमए करो यूएस से। एमए करो यूएस से? हाँ, एमए करो यूएस से। एमबीए तो बहुत लोग करते हैं, तुम एमए कर लो। बहुत लोग बाहर जा जाके एमबीए करते हैं, तुम अब एमए कर लो। मतलब मैम, अरे बड़े प्यारे बच्चों, इसमें क्या छुपी होती है? सारी एक्रोनिम्स। कैसे? एम से होता है बेटा मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। ए है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एट रीजनेबल प्राइस। और यू से है हमारे पास यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। और एस से है हमारे पास सेफ्टी ऑफ फंड्स। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। कभी भी अगर आपसे कोई भी ये पूछे कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्राइमरी, द मेन ऑब्जेक्टिव, तो आपका आंसर सिर्फ एक होना चाहिए, मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। मतलब मैं किसी कंपनी में पैसा लगा रही हूं, क्यों? क्योंकि मुझे उसके ऊपर रिटर्न चाहिए। अगर कोई कंपनी ये कहती है कि मैम आप 1 लाख रुपए लगाओगे ना, हम 90,000 रुपए देंगे आपको वापस, तो मैं क्या उसको पैसा दूंगी? मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं कहूंगी अरे मैं अपना पैसा डुबाने के लिए थोड़ी तुम्हें दे रही हूँ, बढ़ाने के लिए दे रही हूँ कि आज मैं तुम्हारी कंपनी का एक शेयर खरीद रही हूँ जो कि मार्केट में 100 रुपए का है। किस उम्मीद के साथ खरीद रही हूँ? कि कल को तुम्हारी कंपनी का वही शेयर मार्केट में 150 रुपए का हो जाए और मुझे पर शेयर के हिसाब से 50 रुपए का फायदा हो। यही तो हम इन्वेस्टर्स का भाई मोटिव होता है ना, कि हमने अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो हम क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि हमारा एक माइंडसेट है यार, हमें चाहिए कि आज जो चीज 100 रुपए की है कल को 150, 200, 250 की हो। हम ये थोड़ी चाहेंगे कि 100 का शेयर 50 का हो जाए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते टाइम किसी भी फाइनेंस मैनेजर को ये सबसे पहली बात सिखा दी जाती है कि भाई देखो, लोगों का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, और अगर हम उनका पैसा इस्तेमाल कर रहे हो तो अपने दिमाग में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये रखना कि तुम्हें उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। और ये आप कैसे कर पाओगे? सिर्फ और सिर्फ शेयर्स की मार्केट प्राइस को इंक्रीज करके। तो देखो बच्चों, पहला ऑब्जेक्टिव आपका यही होता है, द प्राइमरी एम ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस इज द की वर्ड, प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा। की लाइंस है हमारी, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, कि आपको क्या करना है? शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, उसके पैसे को बढ़ाकर ही आपको वापस करना है। और ये काम आप कैसे कर पाओगे? ये काम आप कर पाओगे जब जब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स मैक्सिमाइज होगी, कि आपने क्या करना है, जो इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू है उसको इंक्रीज करना है। और वो कैसे करोगे? आप अपने काम करने के तरीके से करोगे। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना बाय इंक्रीजिंग और बाय मैक्सिमाइजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये चीज याद हो जानी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? एंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट। अब दूसरी बात तुम्हें क्या रखनी है माइंड में? पहली बात तो तुमने ये रख ली माइंड में कि शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना है। कैसे 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 कैसे? कमेंट में लिख देना, तुम्हें भी याद होना चाहिए। कैसे? बाय मैक्सिमाइजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, दूसरा उन्होंने बोला कि अपने दिमाग में एक चीज और रखो कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैनेजमेंट कर ही क्यों रहे हैं? अगर सही समय पर हमें पैसा नहीं मिलेगा तो क्या ही फायदा है मैनेजमेंट का? फिर किस लिए इतना सब कुछ करना है? तो उन्होंने कहा हमेशा ये इंश्योर करना कि अवेलेबिलिटी हो फंड्स की, कैसे? रीजनेबल प्राइस पे हो। अब तुम कहोगे जी हाँ हम तुम्हें पैसा ला के दे देंगे, पर तुम इतना महंगा पैसा हमें लाकर दे रहे हो कि जो चीज हमें 10% पे मिल सकती थी तुम 20% पे हमें लाके दे रहे हो। क्या फायदा?
किस लिए फिर मैनेजमेंट किया? फिर तो ऐसे कहीं से भी किसी को भी मिल जाएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हुए दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि फंड्स अवेलेबल हो, सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हो, लेकिन कैसे अवेलेबल हो? एट द रीजनेबल कॉस्ट, यानी कि कम से कम कॉस्ट पर। चलो आगे आगे चले अगर हम, एंश्योरिंग द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। चलो ठीक है, तीसरी बात अब तुम्हें यह ध्यान रखनी है, पैसा तो हाथ में आ गया है, पता चल गया कहां से आएगा, कितने में आ रहा है। अब तीसरी बात यह ध्यान रखना कि इसको इस्तेमाल कैसे करोगे। इधर उधर कैसे भी इस्तेमाल नहीं करना है, सही तरीके से इस्तेमाल करना है। इसका यूटिलाइजेशन आपको बहुत अच्छे से करना है कि वो कौन कौन से एरियाज होंगे, वो कौन कौन से प्रोडक्टिव अवेन्यूज मतलब वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे जहां पर पैसा लगाओगे। एक प्रोजेक्ट में 15% का प्रॉफिट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, एक जगह पर 18% का मिल रहा है, तो कहाँ इन्वेस्ट करना है? 18% पे। तो ये ध्यान रखना है कि फंड का यूटिलाइजेशन कैसे करते हो। ठीक है, यूटिलाइजेशन मतलब उसका इस्तेमाल। लास्ट में हमेशा अपने फंड की सेफ्टी बनाए रखो। इट मस्ट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ फंड्स बाय क्रिएटिंग द रेवेन्यूज एंड री इन्वेस्टिंग द प्रॉफिट। कि क्या करो कि जो तुमने प्रॉफिट कमा लिया है ना, उसको भी इधर उधर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, उसको री इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट से प्रॉफिट कमाओ, ताकि एक जो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना वो सेव रहे। भाई आपने 10,000 रुपए लगाए, उस 10,000 रुपए पहले आपने 2,000 रुपए कमा लिए, उस 2,000 को री इन्वेस्ट करो, तब तक करते रहो जब तक तुम्हारी इनिशियल कॉस्ट कवर नहीं हो जाती। एक बार तुम्हारे लगाए हुए 10,000 रुपए कवर हो गए, उसके बाद बिंदास होके काम करो। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिनसे उधार ले रखी है वो तुमने कवर कर ली है। ठीक है, तो सेफ्टी ऑफ फंड्स भी आपको बनाए रखने हैं। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जो आपको ध्यान रखने होते हैं कभी भी फाइनेंस को मैनेज करते टाइम। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास को मैं यही खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने आज आपको एक इंट्रोडक्शन दिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। मैंने उसका आपको मीनिंग बताया, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, उसका रोल समझाया और उसके ऑब्जेक्टिव समझाए। तो आज की क्लास को थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं, ताकि आप थोड़ा सा इसके साथ फैमिलियर हो जाएं, अच्छे से इसको समझ लें, फिर नेक्स्ट क्लास से पकड़ेंगे अपनी फुल स्पीड। ठीक है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये चैप्टर आपको कैसा लग रहा है, आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, सो मिलूंगी अब आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।